वेलकम बैक नाजरीन। नज़ीर साहब, क्या देख रहे हैं ईरान के ऊपर? अमेरिका पिछले दिनों तो डिस्कशन में ये थी ना कि शायद अमेरिका ये गलती ना करे या गलती नहीं करनी चाहिए उसको ईरान के ऊपर अटैक करने की, लेकिन अभी जिस तरह से सूरत हाल सामने आ रही है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, 10 दिन का टाइम दे रहे हैं अल्टीमेटम, तो क्या अमेरिका ये गलती करेगा ईरान के ऊपर अटैक करने की? ये गलती या कुछ और नहीं है। उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वेस्ट एशिया में, जिनका ताल्लुक इसराइल से है। वो फ़लस्तीन को मोर और लेस अपना कर बैठे हुए हैं। ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस की, खुदा हम्म। करे ये कामयाब हो जाए। इस आमीन। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में उनके ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर हैं। वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, ये देना चाहते। और उन्होंने जून की लड़ाई में देखा कि उनके जो मिसाइल फोर्स है वो भी काफ़ी हद तक कामयाब है। और तीसरा एलिमेंट उनका है कि इसराइल के नेबरहुड में लेबनान हो, यमन हो, ये यहाँ यहाँ पर जो भी ईरान के सपोर्टर्स हैं, वो बेशक उनको प्रॉक्सी कहें, लेकिन ये इनके एलाइज हैं ईरान के। वो चाहेंगे कि ईरान वहाँ से विड्रॉ करे। ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव ईरान के लिए नो गो एरियाज हैं और रेड लाइंस हैं। और यही तीनों एरियाज फ़लस्तीन के इसराइल के लिए नंबर वन ऑब्जेक्टिव है। अब डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप पे कि वो प्रायोरिटी किसको देते हैं। वो प्रायोरिटी देंगे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम एक हाथ से आगे ना जाए। वो 60% इन्वेस्टमेंट पे पहुंच गए हैं। बाकी जो काम है वो थोड़ा है, और इससे उनको वापस लाएंगे। ज़ीरो पे ईरान नहीं आना चाहेगा या ना ही आएगा। अमेरिका 60 से आगे नहीं जाने देगा। ये स्टिकिंग पॉइंट होगा। मिसाइल के ऊपर मेरा अपने ख्याल में ईरान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और ना ही वो पीछे हटेगा उस रीजन में अपने एलाइज को छोड़ने के लिए, अबैंडन करने के लिए। वो हमें पता है इराक, सीरिया और लेबनान और हूथीस वो उनके क्लोज एलाइज हैं। अगर वो वहाँ पीछे हट जाएंगे तो ईरान आइसोलेट हो जाएगा। ईरान में उनका 70 साल से अमेरिका ईरान ईरान के साथ लड़ाई कर रहा है। 53 से शुरू हुए हैं वो, और ये 2026 आ गया है। उनका ऑब्जेक्टिव ईरान के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर गलबा करना है। बड़ी बिल्कुल सीधी सी। लेकिन इसराइल नज़ीर का साहब, जिस तरह सिक्योरिटी से कॉम्प्लेक्स ईरान है। आगे से खड़ा हो गया है, ईरान ने तो दो टोक कह दिया ना कि ट्रंप का ईरान को जौहरी माहदे पे मजबूर, जो वो कह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। ईरान ने कहा कि अगर हम पे अटैक किया जाएगा तो फिर हम मुंह तोड़ जवाब तो, देंगे। तो वो ईरान की एक तो तारीख भी रही है ना 6-8 साल की, कि वो किस तरह से डट के उसने मुकाबला किया। अभी इसराइल के साथ जिस तरह से ईरान ने 225 में जंग लड़ी है, मेरे ख्याल में ईरान को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। अब अमेरिका में गलती इस सेंस में कह रही थी कि पहले ऐसा हो नहीं सकता कि इसराइल अगर किसी मुल्क के साथ जंग कर रहा है तो उसको बैक स्पॉट अमेरिका की हासिल ना हो या अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल ना हो, या चले डिस्कशन में तो होगा ना, उसके नॉलेज में होगा। अमेरिका बाद में जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स देता रहे जी, हम हमें पूछे बगैर, या लास्ट आवर में हमें बताया गया था, वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन अभी अमेरिका डायरेक्ट, क्या ये मैं इसको गलती कह रही हूँ कि क्या डायरेक्ट ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट में जाएगा? जो भी है, अमेरिका का एक भरम तो बना हुआ है ना, जैसे अगर उसका किसी भी हवाई अड्डे पे अटैक हो जाता है तो वो एक भरम सुपर पावर का, वो तो फिर टूट ही जाएगा। देखें, ईरान और अमेरिका एक कैच 22 की सूरत हाल में का सामना है उनको। जी जी। ना वो लड़ने, ना वो लड़के खुश हो सकते हैं या नुकसान से बच हम्म। सकते हैं। ठीक ना है। वो बगैर लड़ाई के इश्यूज को मैं आपको बताऊं रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है। ये सिचुएशन वहाँ पहुँच गई है जहाँ पर ईरान को भी एक कदम पीछे हटना होगा और हम्म। अमेरिका को भी हटना होगा और इसराइल को भी हटाना होगा। हम्म। इसराइल का 100 साला मंसूबा है, उन्होंने एक्सपेंड करना है।
फ़लस्तीन को वो काफ़ी हद तक हज़म कर चुके हैं, और जो बचा लिया जाए वो बचा लिया जाए, वो एक सेपरेट की बात आप कर चुके हैं उसके ऊपर। बाकी ईरान, आप पुराना ईरान को भूल जाए। पुराना ईरान इसराइल के साथ भी था और अमेरिका के साथ भी था। ये इस्लामिक रिपब्लिक वाला ईरान है जी। जो डट के खड़ा है, जिसको आप कह रही हैं डट के खड़ा है, और इस वक्त उनके पास कैपेसिटी है। एक बात। नंबर दो, अब इस चाइना और रशिया अफोर्ड नहीं कर सकते ईरान को शिकस्त नहीं देख सकते। वो वेनेजुएला से रशिया की तो चाइना स्टेटमेंट को भी आ गई ना, रशिया की तो स्टेटमेंट भी आ गई इस हवाले से। देखो, स्टेटमेंट काफी नहीं होती। स्टेटमेंट एक किस्म का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। ठीक है। आप लॉजिक को देखें। लॉजिक ये है कि रशिया और चाइना के लिए ईरान जिंदगी और मौत का सवाल है। आप जरा थोड़ा सा सोचें इसके ऊपर। वेनेजुएला का सारा जो रिसोर्सेज है वो अमेरिका कब्जा कर चुका है। अब ईरान के पास थर्ड लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज ईरान के पास हैं। तो अमेरिका को ईरान के तेल और गैस से मोहब्बत है, और इजराइल को इससे दुश्मनी है कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिसाइल हैं, ठीक। और उनकी नेबरहुड में उनके एलाइज हैं। तो सिचुएशन दोनों मुश्किल है, लेकिन मुझे डर ये है कि जंग होगी, और खुदा न खास्ता ये जंग काफ़ी खूनख्वार होगी, और पाकिस्तान को भी बहुत ही ध्यान से इस पे बातचीत भी ध्यान से करनी चाहिए, और अपने आप को भी संभालना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में अगर जंग हुई तो वो जंग बहुत खूनरेज जंग होगी। खत्ते के लिए ब्रिगेडियर पूरे खत्ते के लिए साहब खतरा है। माहिर मैं हैं, वो मैं ज़्यादा वफाकी बताएंगे। मैं आफाकी साहब की तरफ आती हूँ। आफाकी साहब, अमरीकी अखबार के मुताबिक महदूद हमले पर गौर का मकसद, जो कि कहा जा रहा है कि महदूद फौजी कार्रवाई की तरफ जो है अमेरिका गौर कर रहा है ट्रंप का, ईरान को जौहरी माहदे पर मजबूर करने के लिए। अच्छा, वो अमरीकी अखबार जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक ईरान को जौहरी माहदे पर मजबूर करना है, और ईरान माहदे को कबूल ना करेगा तो हमले को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये कोई शॉर्ट टर्म जंग नहीं होगी, ये फिर एक लंबी जंग होगी। तो इसको तो एक्सपीरियंस है ईरान को एक लंबी जंग का, चाहे माजी के ईरान हो या अभी का ईरान हो। लोगों के जज्बे तो वही रहते हैं ना, जैसे हमारे जहाँ पे लाख सियासी इख्तलाफात सही, लेकिन जब भारत ने अटैक किया था तो सारे एक पेज पे आके खड़े हो गए थे, तमाम कौम एक साथ खड़ी हो गई थी अपनी अफवाज के। तो अभी भी ईरान के अंदर देख लें कि अमेरिका के अगेंस्ट सारे जो कौम है वो एक साथ खड़ी स्टैंड करती है। तो अभी क्या देख रहे हैं, अगर ये लंबी जंग होती है, वसी जंग जैसे कहा जा सकता है, कह रहे हैं कि बढ़ाया जा सकता है, तो इसका नुकसान ज़्यादा अमेरिका को होगा या ईरान को होगा? देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है। हाँ। और ये जो माजी में आपने 25 का जिक्र किया जंग में, वो उन्होंने एक समझ लें कि जिससे कह लें कि पेशबंदी की थी चेक करने के लिए कि किस तरह का रद्द-ए-अमल हमें मिल सकता है, और उसमें भी उन्होंने उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था। और अब जो इस वक्त जो तैयारियां की गई हैं या की जा रही हैं, जिस तरह से उसने डिप्लॉय की है मुख्तलिफ अपना समंदरों में अपनी अफवाज जो हैं, और जितनी बड़े पैमाने पर वो तैयारियां की गई हैं, वो वापस जाने के लिए नहीं है। अब नए हरमुज पे भी कुछ वो वापस जाने के लिए नहीं, इतने अखराजात करने के बाद अगर उसने वापस ही जाना है तो वो तो उसको एक और सुबकी उठानी पड़ेगी ना। तो ये यहाँ पर यानी जो अभी मतलब नज़ीर साहब ने बात की है कि ये खौफनाक जंग होगी, लेकिन ये तवील जंग नहीं होगी। ये महदूद भी नहीं होगी और तवील भी नहीं होगी। लेकिन अगर वो मुतालबात ना मानेंगे अमेरिका के, जो वो कहे जा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर हो या फिर ज़ाहिर है वसाइल पे तो जंग चलती रहेगी, वसाइल के ऊपर कब्जा करने की तो पूरी मतलब वो ताकत के साथ उन्होंने आना है। लेकिन अगर अमेरिका ने कितनी कोशिश की ईरान में, लेकिन वो कामयाब नहीं वो उसमें भी ये जो होती है ना सुपर पावर्स इस तरह की, ये इनका तरीकाकार होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ फेलियर छोड़ते हैं, उसके बाद वहाँ का एक रद्द-ए-अमल देखते हैं, अगली प्लानिंग जो है ना उसके बाद की जाती है। ये अब अगली प्लानिंग के तहत वो आ रहे हैं। अच्छा, और फेलियर जो भी छोड़े, एक चीज़ मैं एक ऐड करना चाहूँगी, उन्होंने वहाँ के अवाम को
सिंपैथी फैक्टर में यूज़ करने की कोशिश की जो प्रोटेस्ट हुए, लेकिन हुआ क्या कि जब रजीम सामने आई उन्होंने अपनी आवाम को एतमाद में लिया। जितनी भी वहाँ पे चले लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई वो एक अलग बात है, जितने नंबर्स में भी हुई, लेकिन अब वही आवाम अपने रजीम के साथ भी खड़ी है अमेरिका के अगेंस्ट। देखिए ऐसा नहीं है, मतलब जहाँ भी जुल्म होगा, जबर होगा, जब रियासत अपने शहरियों के ऊपर जुल्म और जबर करेगी ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं चिंगारियाँ हर वक्त मौजूद रहती हैं जिन्हें किसी वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो आपको भी याद होगा कि वहाँ पे रियासती जबर चिंगारी बढ़ेगी, उसको बढ़ाया जा सकता है। उनको किसी वक्त कहते हैं कि बैकफुट पे जाएं, बाद में हम आपको इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरी बात ये जो कहा जाता है ना कि जी चाइना, रशिया और ये बहुत मतलब जो उसकी इमदाद के लिए आएंगे, अभी तक तो कभी नहीं आए वो। मतलब ईरान के साथ अभी जब ये हुई थी, जंग हुई थी, तो उस वक्त चाइना या रशिया ने कितनी मदद की थी। इखलाकी तौर पे तो वो कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली वो कहीं नहीं आएंगे। हर मुल्क के अपने अपने मफादात हैं और इसको अब रोकना है तो सिर्फ ज़ाहिर ईरान ही रोक सकता है, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में उनके मुतालबात लेकिन ये जो रशिया ने स्टेटमेंट दी है कि ईरान पर किसी भी नए अमेरिकी हमले के संगीन नताइज होंगे, लेकिन वो तो माजी में भी वो दे रहे हैं, लेकिन फिजिकली हम बात करते हैं कि फिजिकली किसी भी शक्ल में वो कहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ब्रिगेडियर साहब की तरफ लेके आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, जब आप मैदान जंग में होते हैं, कितने मुमालिक आपके साथ वैसे चले, वर्बली आपके साथ खड़े होते हैं, या आपके साथ जैसे हमने मई में देखा था, बहुत सारे मुमालिक ने हमें वैसे तो सपोर्ट नहीं किया था जंग के दौरान, लेकिन उन्होंने हमारे साथ होने का ऐलान ज़रूर कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट में हैं। इसका एक फिजिकली बहुत इम्पैक्ट होता है उस मुल्क के साथ, उस मुल्क के लिए जिस मुल्क के साथ वो खड़े होते हैं, कि हाँ भाई भारत, जैसे हमने देखा था भारत के साथ किसी ने भी नहीं सवाए इजराइल के, किसी ने भी नहीं कहा था कि हम भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ गई थी, तो एक हिम्मत, ताकत सी आ जाती है कि हाँ इतने मुमालिक हमारे साथ खड़े हैं। रशिया कुछ करे ना करे, चाइना कुछ करे या ना करे, जिसकी जंग होती है लड़नी उसी को पड़ती है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन अब ये जो रशिया स्टेटमेंट दे रहा है, या जो ईरान ने जिस तरह से कह दिया है कि जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के अड्डों और असासों को निशाना बनाएंगे, और इसका हमने एक दफ़ा पहले भी देखा था जब इजराइल के साथ हुआ था कि उसने जिस तरह से अमेरिका के अड्डे को निशाना बनाया, वो अलग बात है, उस पर बहुत सारी बातें की गई कि वो चले एक पहले से प्लान गेम थी या जो भी था। अब क्या देख रहे हैं, कोई मुल्क मदद को आए या ना आए, ये कितना इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली ये स्टेटमेंट्स डालती हैं उस मुल्क के लिए जिस पे अटैक किया गया हो? देखिए, पहली बात ये है कि बिल्कुल ईरान के साथ बहुत मॉरल, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे चीन और रशिया ने की है। और अगर आपने फॉलो अप किया हो ये पिछली जंग के बाद ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो जंग थी, बड़े पैमाने पर चाइनीज ने डिफेंस इक्विपमेंट जो है और ये तमाम मामला में ईरान की बड़ी मदद की है। और दूसरे दिन हम सुनते थे कि बड़े उनके बिगेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट जो हैं वो आए हैं और उन्होंने बहुत कुछ रिप्लेनिश किया है चाइना को, ईरान को, जो कि उनकी अगर वो मामला जो है उसमें जखीरे में कुछ कमी हुई थी। सो एक तो वो है। इस वक्त एज वी टॉक चाइना और रशिया की जो नेवल फोर्सेस हैं और ईरानी नेवल फोर्सेस की जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस चल रही हैं पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ ओमान वगैरह, वो जो ईरान की टेरिटोरियल वाटर्स। तो फिजिकली दे आर देयर, इरानियंस, द चाइनीज एंड द रशियन वॉरशिप, जॉइंट एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जिसको ना भूलें। और ये मैसेज है अमेरिकन को कि आप बाद आ जाएं, ज्यादा हद से आप रेड लाइन जो है वो क्रॉस ना करें। दूसरी चीज ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो 10 दिन की एक किस्म की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेडलाइन दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कल की ये बोर्ड ऑफ पीस में जो सारी बातचीत हुई है कि न्यूक्लियर डायलॉग जो उनका चल रहा है, ईरान ने बड़ी क्लियर पोजीशन ली है कि जनाब कोई मिसाइल प्रोग्राम पे बातचीत नहीं होगी और हमारे सैंक्शन जो हम लगे उनसे इंटरनेशनल सैंक्शन को खत्म किया जाए, अमेरिकन सैंक्शन और बाकी इंटरनेशनल सैंक्शन। तो फिर मामला आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा न्यूक्लियर के ऊपर कुछ मामला पे बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा हम अपनी यूरेनियम की जो इन्वेस्टमेंट है उसको करते रहेंगे, एडिशनल चीजें पे बात हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि इतना जो मैसिव बिल्डअप हुआ है यूएस नेवल फोर्सेस का वहां पे
ये ऑब्वियसली आप ये बड़ी कॉमन सी बात मैं कर रहा हूँ कि प्रेशर टैक्टिक्स है, ईरान को किसी दबाव में डाला जाए, उनको डराया जाए कि देखो वो जंग भी थी जब हमने B-2 बॉम्बर भेजे थे आपके और आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को एंड में कितना हमें नुकसान पहुंचाया था। जब उससे पहले ईरान ने कितना खौफनाक मिसाइल हमले किए थे इसराइल के ऊपर कि कभी जिसको कहते हैं दे ब्रोक द मिथ ऑफ इसराइल इनविंसिबिलिटी। तो इस दफा और ईरानियन कौम ने जो पिछला क्राइसिस देखा है जहां पे तकरीबन बड़ी खूनरेजी हुई है, many thousand ईरानियन सिटीजन्स और ये जो लोग थे जिन्होंने वहां पे शरणगेजी की और फॉरेन एजेंसीज के तहत उन्होंने बगावत कराने की कोशिश की ईरान में, वो भी इवेंचुअली फेल हो गई। तो मेरा मकसद ये है ईरानियन विल फाइट टिल द लास्ट। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है, मैं तो आज हैरान रह गया, ईरानियन ने आज एक सोशल मीडिया पे AI जनरेटेड एक वीडियो जारी की है कि कैसे अमेरिका का जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर उनके वहां पे उस इलाके में पहुंच चुके हैं, उनको कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। सो ईरानियन अभी भी बड़ी वो कौम का उस देखे ना, वो कौम का मटीरियल आप देखें, उनकी डिटर्मिनेशन देखें कि वो भी जारे है ना, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के वो बात कर रहे हैं। तो ये तकलीफ तो है अमेरिकन को कि ना हम रिजीम चेंज करा सके, नाम ईरान को घुटने टिकवा सके, बिल्कुल ठीक है ना जी, वो नहीं कर सकता, अभी तक नहीं कामयाब हुए। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये 10 दिन का जो टाइम है इसमें देखते हैं इसके ये जो डायलॉग है ये कहाँ तक पहुंचता है। और उसके बाद आई डू नॉट रूल आउट कि ट्रम्प जिस इस वक्त वो मेंटल सजा में है, जो वो इसको कहते हैं ना माइट इज राइट वाला जो नशा है, और जिस तरह इसराइल जो है वो बेताब है कि किसी तरह ईरान के ऊपर हमले दोबारा शुरू किए जाए, तो उसको रूल आउट नहीं करते हैं कि वो जंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगले 10 दिन देखते हैं। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब एक और सवाल का जवाब दे दें, फिर मैंने नज़ीर हुसैन साहब की तरफ आना है। मुझे बताइएगा ये वज़ीर आला बलूचिस्तान की कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट है, मैं उसको डिस्कस करना चाह रही हूँ। उसको हमने बलूचिस्तान को बारहा डिस्कस किया है, बलूचिस्तान की महरूमियों को भी डिस्कस किया है। सीएम बलूचिस्तान इस बात पे अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, या अपनी जो स्टेटमेंट है उस पर वो डटे हुए हैं कि दहशतगर्दी को उन्होंने सवाल किया है कि महरूमी से कैसे जोड़ा जा सकता है। सर आप मुझे बता दें कि दहशतगर्दी को महरूमी से कैसे नहीं जोड़ा जा सकता। आप वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं तो वहाँ पे उनके अंदर महरूमी होती है तो लोग एक्सप्लॉइट होते हैं ना। आप लोगों को डिट्रैक्ट करते हैं तो वो उनके अंदर महरूमी होती है तो उनको कोई ना कोई लालच दे के आप उनको दूसरे ट्रैक पे लेके आते हैं। तो क्यों नहीं जोड़ा जा सकता दहशतगर्दी को महरूमी से? इसका बड़ा लिंक है दोनों का आपस में। हमारी कुछ रियासत की अपना फेडरल गवर्नमेंट की जो माजी में उनकी भी गलतियां हैं। जिस तरह जुल्फिकार भुट्टो ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां पे डिसमिस किया सरदार अब्दुल्ला मेंगल साहब की, फिर जिस तरह अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई नवाब अकबर खान मुफ्ती की, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद इसमें कोई शक नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने खासकर लेड बाय द पीपल पार्टी जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद आगाज हकूक के बलूचिस्तान पैकेज और बहुत से ऐसे फेडरल गवर्नमेंट ने रियासत ने ऐसे कदम उठाए कि उनके एहसास से महरूमी जो है कि जनाब हमें फेडरल गवर्नमेंट में हमें शेयर नहीं मिल रहा जॉब्स का, हमें आर्म फोर्सेस में जो है वो इंडक्शन नहीं मिल रही है, एजुकेशन के मामला में हेल्थ केयर के, तो फौज ने बड़ा एक किरदार अदा किया है। फौज, फ्रंटियर कोर और यस इवन द पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आई हैं पिछले कुछ अर्से में बलूचिस्तान में, ऑल्दो मैं समझता हूँ कि वहाँ वो लैकिंग है, उनको ज्यादा काम करना चाहिए था। जो अरबों रुपए उनको दिए गए फंड्स में फॉर डेवलपमेंट इन बलूचिस्तान, मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान में, मैं कहता हूँ उसके अलावा सब ने बहुत जबरदस्त काम किए हैं हर फील्ड में मामला में। अभी जो लेटेस्ट मामला जो है जहाँ पे उनके एक एहसास महरूमी सामने आई है, जिसको मैं समझता हूँ कि जिसको एक उन्होंने एक वजह बनाई है कि ये दहशतगर्दी के मामला जो उनका नैरेटिव कि जनाब ये जो मिनरल डेवलपमेंट है, ये जो मादनियात है, $1 खरब ठीक हो गया। जी यानी कि दहशतगर्दी को महरूमी से जोड़ा जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नज़ीर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, और ज़मीरा फ़ाकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।